पदाधिकारी कभी नहीं रहा। मैंने बताया ना, मैं फ्रीलांसर था, अपने मुद्दों पर लड़ता था। फ्रीलांसर पॉलिटिशियन। हाँ, और वो पहला चुनाव जीवन का मैं 6 वोट से आ रहा था पूरे हरियाणा में। अगर युवा थे तो संजीव बालियान का नाम जरूर जानते थे। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल मेरे मित्र थे, मैं उनके आंदोलन में भी शामिल रहा हूँ। अखिलेश यादव का हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया कि वो 2017 के बाद किसान प्रेमी बन गया। 2017 तक किसान उसकी डायरी में कहीं था ये 14 दिन में पेमेंट और या उसके बाद जो ब्याज देने की बात है वो तो अभी भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। नहीं हो। ठीक, बिल्कुल सच कह रहे हैं। और मेरा काम आवाज़ उठाना है, अपनी सरकार में भी उठाता हूँ, उठाऊंगा इस बात को, उठाना। नमस्ते, मैं सौरभ हूं। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। हम इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके और यहाँ के सबसे हॉट ज़िले कह सकते हैं, जहाँ पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश की नज़र है, मुजफ्फरनगर में। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो शुरुआत आपकी शुरुआती जीवन से कर लेते हैं, क्योंकि राजनीति बतियाते हैं और बतियाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जन्म मुजफ्फरनगर के ही कुटबी गांव में हुआ। आगे की पढ़ाई आपने हरियाणा से की, वेटनरी एनाटॉमी। इतना मुश्किल लगता है ये शब्द बोलने में भी। मैंने कहा मैंने कहा सबसे पहले तो आप यही हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि ये डॉक्टरेट की पढ़ाई आपने जो की, इसमें क्या पढ़ाई है, क्या होता है इसमें। देखिए, मैं अपनी 12वीं की पढ़ाई के बाद हरियाणा चला गया था। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से मैंने BVSC, बैचलर इन वेटनरी साइंसेज, MVSC मास्टर इन वेटनरी साइंसेज और PhD वेटनरी एनाटॉमी से की। ये एक टफ सब्जेक्ट है और बेसिकली इसमें पूरे देश में शायद एक साल में 3 या 4 लोग PhD करते होंगे। अगर पूरे कंट्री का आप देखेंगे, इससे ज़्यादा लोग इसमें PhD नहीं करते। तो मैं इसमें किया, फिर मैंने नौकरी भी की। थोड़ा मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ होता क्या है सब्जेक्ट में, मतलब आसान भाषा में अगर हमको आप समझाना चाहें कि इसमें ये पढ़ाई होती है या ये पढ़कर मुझे ये समझ में आया या ये सीखा। देखिए, शरीर की संरचना आपका ही है। आपके कितनी मसल्स हैं, कितनी बोन्स हैं आपके शरीर में, कितनी नर्व्स हैं, पूरे शरीर का एक तरह से स्टडी जो होगी शरीर की, उससे एनाटॉमी बोला जाता है। तो वही मेरा सब्जेक्ट रहा है। तो मैंने आपको बताया टफ सब्जेक्ट तो है ही। मार्क्स अच्छे आते थे आपके? मैं मीडियोकर था साहब। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा छात्र था। मैं एक मीडियम छात्र रहा हूँ शुरू से ही। कभी ज़्यादा मेहनत कर ली तो अच्छे नंबर आ गए, लेकिन छात्र राजनीति में होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाता था। चूँकि मैं सन 1989 में जब मेरा एडमिशन हुआ यूनिवर्सिटी में, और मैं 14 साल यूनिवर्सिटी रहा हूँ। सन 2004 में मेरी PhD हुई है, तो शायद 15 साल हो गए। तो शायद इस देश में कम लोग होंगे जिन्होंने 15 साल का यूनिवर्सिटी का जीवन जिया है। तो थोड़ा सा राजनीति में होने की वजह से मैं इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। मैं मीडियम सा था, कभी पढ़ लेता था, पास हो जाता था, नहीं पढ़ता था, फेल हो जाता था। छात्र राजनीति जीवन की आपने बात की, नेता बनने से पहले आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे और छात्र राजनीति जीवन आपने जिया है। उस दौरान के कुछ किस्से, कभी चुनाव लड़ा आपने? जी, मैंने पहला चुनाव सन 1992 में लड़ा जनरल सेक्रेटरी का, मेरी यूनिवर्सिटी से। और चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला था, वहाँ हमारे यूनिवर्सिटी में वाद बहुत था, क्षेत्रवाद था, कास्ट नहीं था इतना, क्षेत्रवाद था। उत्तर प्रदेश का लिए अजीब था कि उत्तर प्रदेश का गया हुआ कोई छात्र, वो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय जैसे JNU और HU एक जैसी कल्चर है, वहाँ SFI का होल्ड था, कॉमरेड एंटी कॉमरेड होता था, जैसे कि आपने देखा होगा JNU में होता है। तो पहली बार ऐसा था कि कोई छात्र जो यहाँ से गया और जिसका कोई वहाँ नहीं है, वो चुनाव लड़ा। और वो पहला चुनाव जीवन का मैं 6 वोट से आ रहा था। 6 वोट? हाँ, मैं वो इसलिए हारा मैं, चूँकि मुझे सब लोग बालियान के नाम से जानते थे और कागजों में मेरा नाम संजीव कुमार था उस समय। तो मेरी वोट बहुत नहीं पड़ पाई, फिर भी मैं 6 वोट से चुनाव हारा। उसके बाद मैंने अपना नाम बदल के संजीव बालियान, उसके बाद मैंने अपने नाम के सामने जुड़वाया। मैंने कहा बालियान से जानते थे, मैं कहा कागजों में गड़बड़ हो जाएगी, तो मैंने संजीव बालियान उसके बाद जुड़वाया अपने नाम के सामने। मैंने लंबा छात्र जीवन जिया, संघर्ष लगातार रहा, और मैं अलग अलग हॉस्टलों में रहता था। मैं 6 महीने किसी हॉस्टल में रहता था, भाई अपनी मजबूत जड़ वहाँ कर लो, फिर 6 महीने दूसरे हॉस्टल में रहता था। तो 15 साल तक लगातार शायद हरियाणा का कोई यूनिवर्सिटी, उस समय हरियाणा में मात्र 3 यूनिवर्सिटी होती थी, HU कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, KU यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र और MDU रोहतक। तो और जो हिसार में बाकी कॉलेजेस थे, जैसे जाट कॉलेज था या और बाकी कॉलेज थे, FC था लड़कियों का, तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज, सब कॉलेजों में चुनाव लड़ाता था। तो एक तरह से पूरे हरियाणा में राजनीति, छात्र राजनीति उस समय पे की मैंने 15 साल। बहुत लोगों को लगता है कि आप प्रोफेसर थे और उसके बाद कुछ हुआ और आप राजनीति में आ गए। बहुत लोग ये जानकारी नहीं है कि आप छात्र राजनीति जीवन से ही आपको राजनीति का चस्का लगा हुआ था। हालांकि उसके बाद आपने नौकरी की हरियाणा सरकार के लिए
उसके बाद राजनीति में आने की कैसे सोची? देखिए, मैं छात्र राजनीति के बाद जब निकला 15 साल, लेकिन मेरा उससे अगली राजनीति में हरियाणा में नहीं हो सकता था, क्योंकि हरियाणा छोटा स्टेट होने के बाद ये था कि भाई उत्तर प्रदेश से है। और उस समय शायद मैं ये कह सकता हूँ कि इतना ज़रूर था कि हरियाणा, पूरे हरियाणा में अगर युवा थे तो संजीव बालियान का नाम जरूर जानते थे, और मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भी जानते थे। जो भी मुख्यमंत्री बनता था वो ये जरूर जानता था कि संजीव बालियान कोई नेता है, और जो विपक्ष के नेता थे वो भी, इतनी पहचान मेरी हरियाणा में, पूरे हरियाणा में जरूर थी। उसके बाद मैं जब उत्तर प्रदेश वापस आया तो मैंने मेरठ कॉलेज मेरठ से LLB में एडमिशन लिया, चूँकि छात्र राजनीति का शौक खत्म नहीं हुआ था। PhD करने के बाद मैंने LLB, मेरठ कॉलेज हमारे यहाँ सबसे प्रतिष्ठित है, यहीं मैंने काम की शुरुआत की और मैंने यहाँ LLB में एडमिशन लिया और दोबारा मैं छात्र राजनीति में घुस गया, इतने लंबे समय के बाद दोबारा यहाँ। और एक तरह से मैं फ्रीलांसर था, मैं किसान यूनियन के आंदोलनों में भी जाता था। मैं फ्रीलांसर का शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं आप, क्योंकि कहीं भी आंदोलन हो तो मेरा शौक था आंदोलन जाना। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल मेरे मित्र थे, मैं उनके आंदोलन में भी शामिल रहा हूँ। मैं अन्ना हजारे के आंदोलन में बड़े सक्रिय भूमिका, जब अन्ना जी पहली बार आए, जब हम उनको लेकर आए और वो राजघाट पर गए, उस दिन राजघाट के बाद वो यहाँ पे गए थे अपने जंतर मंतर, तो राजघाट पे 500 लोग थे, उन 500 में से 400 लोग मैं लेके गया था, 100 लोग वो लेकर आए थे। उस समय भी मैं छात्र राजनीति में और यहाँ काम करता था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं पार्टी बीजेपी में एक्टिव हो चुके थे? जी, बीजेपी में पारिवारिक रूप से, मेरे पिताजी बीजेपी में रहे हैं, हमारा परिवार बीजेपी का परिवार था। मैंने छात्र जीवन में कुछ समय विद्यार्थी परिषद में भी गुजारा, तो मैं बीजेपी में आना जाना था, लेकिन कुछ इस तरह नहीं था कि मैं सारी मीटिंगें बीजेपी के अटेंड करूँ। नहीं, मैं पदाधिकारी कभी नहीं रहा। मैंने बताया ना, मैं फ्रीलांसर था, अपने मुद्दों पर लड़ता था। फ्रीलांसर पॉलिटिशियन। हाँ, मैं अपने मुद्दों पर लड़ता था, वोट बीजेपी को देता था, चुनाव के समय चुनाव लड़ाता था, बीजेपी से कोई भी आए। लेकिन उसके बाद अगर कोई मुझे ऐसी बात लगी कि नहीं भाई मुझे नहीं करनी, तो मैं पार्टी की लाइन से अलग हट के अपना काम करता था। 2012 में मैंने टिकट मांगा चरथावल विधानसभा, जहाँ का मैं जिक्र कर रहा था आपसे थोड़ी देर पहले। मैंने पार्टी से कहा मैं चरथावल विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो पार्टी ने कहा कि वहाँ विजय कश्यप का तय है। विजय कश्यप अब स्वर्गीय हो चुके हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, और मुझे टिकट तो नहीं दिया गया, लेकिन मुझे विजय कश्यप के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुझे एक तरह से उसके चुनाव का संयोजक बनाया गया, और 2012 के विधानसभा चुनाव में इस जनपद में सबसे ज़्यादा वोट चरथावल विधानसभा मिली थी हमें, 47,000 वोट, 6 के 6 आ रहे थे हम, लेकिन चरथावल में हमारा सम्मान भी बचा था और हम दूसरे नंबर पर थे, हम 11-12 हज़ार वोट से हारे थे। तो हम अच्छा चुनाव 2012 का लड़े थे। 6 की 6 सीटें हारे, जी साहब। और उसके बाद इतना बड़ा बदलाव कि 17 में आप 6 की 6 सीटें जीतते हैं। जी, क्योंकि हम पश्चिमी यूपी में हैं और आपके साथ हैं, और सबकी नज़रें यहीं पर टिकी हुई हैं। लोग कह रहे हैं कि जो हवा 2017 में चली थी पश्चिम से, और जो पूर्वांचल तक पहुंची और 300 पार बीजेपी जाकर पहुंची, उसमें इस बार लोगों को एक संशय ये नज़र आ रहा है कि जाट वोट थोड़ा सा कंफ्यूज नज़र आ रहा है, या थोड़ा सा RLD की तरफ एक बार फिर से आकर्षित नज़र आ रहा है, क्योंकि आप इस पूरी बेल्ट के, इस पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं जाटों के। तो आपके विरोधी है, तमाम लोग ये बात कह रहे हैं, क्या ये आपकी हार नहीं है, आपकी कमज़ोरी नहीं है कि इस तरीके से कमज़ोरी नज़र आ रही है, जाट कंफ्यूज नज़र आ रहा है, एकजुट नज़र नहीं आ रहा? देखिए, क्या हुआ कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद हमारा समाज बीजेपी को वोट देने लगा। उससे पहले नॉर्मली यहाँ हमेशा ट्रेडिशनली चौधरी चरण सिंह या फिर चौधरी अजीत सिंह को वोट हमेशा मिलती रही। बीच का 1-2 फेज आया था कि जब 91-92 में भी कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 2017 में भी यही कन्फ्यूजन फैलाया गया था, क्योंकि हरियाणा में जाट आरक्षण के नाम पे कुछ लोगों की मौत हुई थी, हमारे कुछ साथी की डेथ हुई, तो ये कन्फ्यूजन फैलाया गया था 2017 में। आप याद कीजिए, हरियाणा से लोग आए थे और यही कहा गया था, और फिर एक मीटिंग अमित शाह जी ने की थी दिल्ली में, और उस मीटिंग के बाद कहा नॉर्मल हो गया। हम एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में सभी जाति नहीं और बाकी जातियाँ भी, हमारा तरीका एक सा है। यहाँ ब्राह्मण को देखिए, आप राजपूत को देखिए, आप जाट को देखिए, सब एग्रेसिव हैं। ये हमारी मिट्टी या खून, मिट्टी की बात है, ये ऐसा नहीं कि हम ही हमें हमारे ऊपर वो कर दो। सारे आंदोलन यहाँ से होते हैं, जो चरण सिंह यहीं से हुए, महेंद्र सिंह टिकैत जी यहाँ से हुए, तो एग्रेशन हमारे यहाँ है। और हमारे यहाँ एक बात कही जाए, हम खुदा मार के वोट देते हैं। हम अपनी वोट को इतने आराम से किसी को नहीं देते, हम दिखाते हैं कि वोट हैं भाई, और वोट दिखाने के बाद वोट देंगे। और जब हम वोट डालने जाते हैं, जिस समय वोट डालते हैं, तो सब पहलू पर विचार करते हैं। विशेषकर जाट समुदाय राष्ट्रीय बातों पर बहुत विचार करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय सम्मान, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पहले गालियाँ भी देंगे, धमकावेंगे भी,
तुमने एक नहीं करा वो नहीं करा, और जब लेकिन आखिर में तुलना के आधार पर वोट देते हैं, तो हमेशा मैंने इस समाज में परिवर्तन होते देखा है। अभी चुनाव में 7-8 दिन बाकी है, मेरी पार्टी को भी चिंता रही है पश्चिम की। बहुत से लोगों ने कहा इस बार पश्चिम में पहला फेज शायद ना हो। हाँ, बड़ी चर्चा थी कि शुरुआत क्या इस बार पश्चिम से नहीं होगी, पूर्वांचल से होगी। हालांकि हुआ पश्चिम से ही, क्योंकि लोग बता रहे हैं पूर्वांचल में स्थिति ठीक नहीं है। नहीं, बात ये नहीं थी, मुझे नहीं पता पूर्वांचल की स्थिति, मैं बिल्कुल नहीं जानता। मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैंने अपने मुख्यमंत्री सबको कहा पहला फेज पश्चिम से होना चाहिए। पश्चिम की हवा फसलों के लिए बहुत लाभदायी है। जब पश्चिम की हवा चलती है तो अच्छी फसल होती है। मैंने विश्वास दिलाया था कि इस बार भी पश्चिम को हम अच्छी तरह जीत कर जाएंगे। जितना मेरा मानना, जितना पश्चिम को मैं जानता हूँ, जितनी पश्चिम के बारे में समस्याएं रही हैं बहुत सी पश्चिम में, लेकिन आखिर में फैसला मुझे उम्मीद है कि हमारे हक में आएगा। तो मैं उन लोगों में था जिसने इस बात की एडवोकेसी की, न कि पहला चुनाव, पहला फेज पश्चिम से हो। 136 सीटों में से 109 सीटें थी पिछली बार हमारी। 109 सोचिए आप कितनी होती हैं। इस बार भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बाकी रीजन से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ सीट्स भारतीय जनता पार्टी पश्चिम से जीतेगी, निश्चित जीतेगी। मना पा रहे हैं आप अपने लोगों को? अभी हाल में गृह मंत्री अमित शाह ने एक मीटिंग की, उसमें पूरे क्षेत्र के तमाम जाट नेता, बीजेपी से जुड़े जाट नेता पहुंचे। क्या हुआ उस मीटिंग में, क्या बातचीत? नहीं, हमेशा एक ट्रेंड सा रहा है, 17 के चुनाव से भी पहले की थी, इस बार भी की थी। उसमें 50% बीजेपी के जाट नेता थे, 50% समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग थे। किसी कॉलेज के प्रिंसिपल हो गए, हमारे बार के अध्यक्ष हो गए, हमारी जाट सभा के अध्यक्ष हो गए। इस तरह से 50-50 था। बीजेपी के नेता भी थे और समाज के महत्वपूर्ण लोग भी थे। और कुछ बातें वहाँ आई जो मैं शायद बाहर ना कहें तो बेहतर है, कि कुछ घर की बात होती है घर में रहे। और ये मीटिंगें कोई ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों के सम्मेलन किए थे, सपा ने भी किए थे। तो हमारा अमित शाह से कुछ इक्वेशन अलग है पश्चिम का। जब से वो प्रभारी थे 2012-13 से, जब मुजफ्फरनगर दंगे वो लगातार आते थे, किसी को पता नहीं होता था अमित शाह जी कहीं के दिन इस शहर में रह गए हैं, कहीं के दिन मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान हो रहे हैं। तो एक कनेक्ट है, और वो जितना पश्चिम को वो समझते हैं, हमें समझते हैं, उतना शायद इस देश में कोई दूसरा नेता नहीं समझता, जानता। तो उस समय भी ये बात आई थी कि लखनऊ के बजाय सम्मेलन दिल्ली किया जाए, अमित शाह उसमें आए तो अमित शाह जी से बातचीत हो। तो हमारा सम्मेलन ड्यू था, बाकी जातियों का सम्मेलन हुआ था, और सभी पार्टियां करती हैं। तो उसमें कुछ बातें ऐसी होती हैं समाज की तरफ से जो समाज के लोग रखना चाहते हैं अपनी बात, और सबसे सही समय चुनाव होता है रखने के लिए, तो बातें रखी गई। बातें रखी जी। अब मुजफ्फरनगर में हैं आप, मुजफ्फरनगर से सांसद भी हैं, तो हम जानना चाहेंगे मुजफ्फरनगर और इस पश्चिम क्षेत्र में क्या 5 बड़े काम हुए जिनको आप इन चुनाव में सामने रख रहे हैं? देखिए, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे, आप भी आए होंगे दिल्ली से, इतने नेशनल हाईवे शायद आज़ादी के बाद नहीं बने। मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक नेशनल हाईवे था, दिल्ली से लेकर मुजफ्फरनगर तक ही था, हरिद्वार आगे तक माउंट था। अब पानीपत खटीमा नेशनल हाईवे है, मेरठ करनाल रोड नेशनल हाईवे है, 4,500 करोड़ का काम इधर चल रहा है, 1,500 करोड़ का काम है। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सारी लाइनों का दोहरीकरण हो चुका है, सब रेलवे स्टेशन नहीं बने जो अधिक। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये जो बिजली, यहाँ शहरों में 12-14 घंटे और गांव में क्षेत्र में आती थी 5-6 घंटे बिजली। और हमारे यहाँ एक बात कह रहे हैं, हमारे जब ट्रांसफार्मर फूक जाया करता गाँव में, तो चंदा इकट्ठा हुआ करता रिश्वत के नाम का, 8 से 10 हज़ार रुपये की रिश्वत जाकर ट्रांसफार्मर बदल जाता था। 2 महीने तो रिश्वत इकट्ठा करने में लगे थे गाँव में। फिर ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रांसफार्मर धरे थे, और फिर यहाँ के ट्रांसफार्मर 10 हज़ार रुपये की रिश्वत देकर लेकर वापस जाया करते। अब फ़ोन करें, ट्रांसफार्मर भी सरकार उठा के लावे, रख के भी आवे, और 3 दिन का टाइम मैक्सिमम उसमें गाँव के ट्रांसफार्मर। तो बिजली में बहुत रिफॉर्म्स है। लॉ एंड ऑर्डर की बात यह है, अंधेरा होने के बाद कभी घूमना है आप मुजफ्फरनगर में, ग्रामीण क्षेत्र में आपको कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। मेरा गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, कुटबा कुटबी। अगर ये होता कि भाई कोई गांव में बच्चा अंधेरा हो गया और मुजफ्फरनगर आ रहा है, तो गांव में से फ़ोन करके कह देते भाई मुजफ्फरनगर रुक जाइए, गांव में उल्टा ना आइए। और अब रात के 12 बजे आपको ग्रामीण इलाके में लोग घूमते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ परिवर्तन है जो इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए। इंफ्रास्ट्रक्चर पाया है, बिजली के क्षेत्र में आया है, लॉ एंड ऑर्डर पाया है, ये बड़े परिवर्तन है। लोग कह रहे हैं इतना परिवर्तन हुआ है, इतना विकास हुआ है, तो इन पर बात क्यों नहीं हो रही? 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे क्यों याद दिलाए जा रहे हैं? क्यों सचिन और गौरव का जिक्र, जो इस दंगे में जिनकी हत्या हुई, उनकी याद, उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? क्यों नहीं आप विकास पे बात करते हैं? पहली बात मैंने विकास पे की, परिवर्तन में मैंने दंगे का जिक्र नहीं किया। मगर लगातार आप सोशल मीडिया पे ट्वीट्स देखिए अपने नेताओं के, योगी जी कह रहे हैं हम शिमला बना देंगे, गर्मी ठीक कर देंगे, इस तरह के बयान। जब आप इतना विकास कर रहे हैं, आप बता रहे हैं इतनी योजनाएं आपने लागू की पश्चिम यूपी में, तो फिर ये सब मुद्दे उठाने की ज़रूरत क्या पड़ती, क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ी ज़रूरत कि
17 से 22 के दौर की तो ये बातें बताई मैंने, जिसमें केंद्र सरकार का, मोदी जी का भी रहा है आशीर्वाद। ज़्यादातर ये योजनाएं सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, जब बिजली के फील्ड में हो या रेलवे में हो या नेशनल हाईवे में हो। लेकिन इसके साथ साथ उम्मीदवार दो हैं आपके सामने यहाँ, या तो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे या बीजेपी की सरकार आएगी तो योगी जी डिक्लेयर हैं। अब दोनों का 5-5 साल जनता ने देख लिया, 5 साल अखिलेश के देख लिए, 5 साल योगी के देख लिए। तो ये तो योगी का काम हो गया 5 साल में, जो मैंने कहा योगी का या मोदी जी का काम हो गया जो 5 साल में मैं आपको गिनवाया। अब मैं अखिलेश का काम भी तो गिनवाऊंगा भाई, वो भी तो कहूँगा अखिलेश ने क्या क्या कुक्रम कहूँगा करे थे। तो उस समय वो तो दंगे थे और तो कुछ यहाँ वहाँ नहीं। ग्रामीण सड़कें 2-2 फुट पर गड्ढे थे, बिजली थी नहीं। गुंडागर्दी का साहब आलम ये था कि हत्यारे छोड़े जाते थे थानों से, खून से नहीं कपड़े। और यहाँ का मुख्यमंत्री आजम खान था पश्चिम उत्तर प्रदेश का, उसके एक फ़ोन पे SSPDM के तबादले होते थे। तो वो दौर याद दिलाना भी ज़रूरी है हमारे लिए पॉलिटिकल रूप से, कि हम उस दौर की भी याद दिलाएं। चूँकि अखिलेश के मुखौटा लगा के बहुत सी चीज़ें सामने की। अखिलेश ने तो सिंबल लोकदल के हैं उम्मीदवार, मेरे ज़िले में 6 में से 5 उम्मीदवार समाजवादी पार्टी हैं, लेकिन सिंबल 5 लोकदल के हैं। तो इनडायरेक्ट वोट तो अखिलेश के पास ही जाएगी। तो हमें 12 से 17 का भी बताना पड़ रहा है। गठबंधन है उनका, वो तो वोट किसी को भी जाए। लेकिन गठबंधन का मुख्यमंत्री भी तो है, कौन है वो तो पता ही है ना, अखिलेश। हम तो वही तो बता रहे हैं, वो अखिलेश है। और 12 से 17 में भाई यहीं था और ऐसे ऐसे उसने काम करे और हमने ये करे। कंपैरिजन कर लो भाई, 12 से 17 का दौर चाहिए। काम से ज्यादा जिक्र जो है उस दंगे का आता है। अखिलेश के लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर विकास हुआ है पिछले 5 साल में तो दंगे का जिक्र क्यों करना पड़ता है? क्या ये एक तरीका नहीं है कम्युनल लाइंस में बांटने का, वोट एक साइड करने का? देखिए 12 से 17 का और क्या बताऊं, क्यों ना कहूं भाई। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है, मुख्यमंत्री तो परिवर्तन का। बताइए कि उनके काम जो नहीं हुए या उन्होंने वादे जो किए थे, पोल प्रोमिसेस जो उनके थे 12 में, वो जो पूरे नहीं किए, उनकी बात होनी चाहिए, दंगे की बात। मेरे तो उनके क्योंकि कल मैं एक जो थालापार यहाँ का मुस्लिम इलाका है वहाँ पर गया, वहाँ मुझसे मुस्लिम शिकायत इस बात की कर रहे थे कि हम भी चाहते हैं कि विकास हो और वो ये नहीं चाहते कि बार बार इस दंगे का जिक्र किया जाए, बार बार ये याद दिलाया जाए। इसकी ज़रूरत क्या? 2013 में जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। पर मुजफ्फरनगर को और यहाँ की जनता की, यहाँ आबादी को उससे आगे बढ़ जाना चाहिए। अब उसकी बात नहीं, वो एक गलती हुई जिसका जिक्र अब बार बार नहीं होना चाहिए। देखिए 2014 में मैं सांसद बनाया था और आज 22 में हूँ। ये तो हवाई नेता आते हैं जो हेलीकॉप्टर में, तो ये कहते हैं भाईचारा बनाने आए हैं। ये दिल्ली लखनऊ से भाईचारा बनाना चाहा। मैं यहाँ 7.5-8 साल से सांसद हूँ, कहीं एक भी झगड़ा ऐसा नहीं हुआ जिसमें हिंदू या मुस्लिम पक्ष आमने सामने आए हों या दो व्यक्ति के विवाद को दो समुदाय का विवाद बनाया गया हो। अगर कहीं कोई समस्या आती है मैं बीच में पहुंचता हूं। मैंने कोई ऐसा काम नहीं करा इन 8 साल में कि मेरे ऊपर उंगली उठा सके भाई वो कम्युनल डिवीज़न कर रहा है इस ज़िले में। मुझे जवाब जब देना पड़े जब ये भाईचारे वाले हेलीकॉप्टर साहब हैं और ये क्या हम भाईचारा बनाने, मुझे दुख हो कि इन्हें चुनाव में भाईचारा क्यों याद आवे। भाईचारा बनाना तो ज़मीन पर रह लो भाई। ये लोग दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर हेलीकॉप्टर से आते हैं साहब। इतना बढ़िया नेशनल हाईवे के लिए बनवाया हमने, ये उस पर चल के नहीं आते और चुनाव के बाद फिर गायब हो जाओ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, हम कम्युनल लाइन पर वोट नहीं मांगना चाहते। और कम्युनल लाइन की बात करूँ सौरभ बाबू, एक मेरे यहाँ कल्याणपुर गांव है जाकनाप, ये खतौली और बुढ़ाना रोड के बीच में से दोनों कनेक्ट करती हुई एक रोड है। मैं उसमें एक बार गांव में गया, 2015-16 की बात है शायद। मुझे कहा भाई अखिलेश का राज था और उनकी सड़क बहुत, आप ये कह दो 3 मीटर की सड़क थी। वो ग्रामीण सड़क जो होती है वो करीब 25-20 किलोमीटर का पैच है, बड़ा महत्वपूर्ण हमारे जिले का। धूल बहुत उड़ती थी, रास्ता बहुत चौड़ा था, सड़क बीच में बनी हुई थी। तो कल्याणपुर वाले मेरे से बोले भाई हमने 2014 में तुझे वोट नहीं दी, भैया सड़क बनवा दे। कल्याणपुर एहसान नहीं उतारेगा, सारी वोट तुझे देंगे। मैंने सेंट्रल रोड फंड से वो 30 करोड़ की सड़क बनवाई, कभी जाकर देखना, बड़ी अच्छी सड़क है 2015 में। उसके बाद मेरा चुनाव आया, मैंने कल्याणपुर मीटिंग करने के लिए गया। भाई यह सड़क याद है कैसी थी और कितनी बढ़िया हुई, 30 करोड़ रुपए तुम्हारे कहने से खर्च हुए। भाई वोट 7,000 वोट है, 7 वोट मिली थी साहब। बहुत सी बातें, क्या वो कम्युनल बेस पे ही तो गई होंगी बाहर? वे किस बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं? मुस्लिम को अपना वोट बैंक क्यों मान रहे हैं? काम किया उन्होंने मुस्लिमों के लिए? कुछ काम तो सबके लिए होते हैं। आज बिजली है तो मुस्लिम के लिए भी है, सड़क है तो मुस्लिम के लिए है। वे दूसरा बाजा बजाते हैं, हमें दूसरा बाजा बजाना पड़े भाई, यही है फ़र्क, और क्या है। जैसे आप कह रहे हैं कि काम है तो मुस्लिमों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी, सभी के लिए कोई विकास योजना आती है। यही बात कल मैंने भी मुस्लिमों के बीच कही कि कोई भी योजना, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की हो चाहे वो योगी जी की हो,
वो आप तक भी पहुंचती है। तो आप वोट क्यों नहीं करते? बोले कि वोट करते हैं। आप संजीव बालियान जी से पूछिएगा, 22,000 वोट मुस्लिमों को उनको मिला है इस बार 2019 में, ऐसा उनका क्लेम था वहाँ के लोगों का। और हमने कहा कि फिर आप लोग, ऐसा क्यों माना जाता है कि मुस्लिम है तो बीजेपी के खिलाफ ही जाएगा, बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते वो आप लोग? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी को हम वोट देना चाहते हैं पर विश्वास की कमी है। और मैंने कहा आपकी क्या एक पहली डिमांड होगी कि ये की जाए तो आपको लगेगा कि बीजेपी आपके साथ है या आपकी मदद करना चाहती है? तो बोले कि हमको टिकट क्यों नहीं मिलता है। आप कह रहे विकास तो ठीक है पर भाई 403 विधानसभाएं हैं, एक भी टिकट मुस्लिम को नहीं। मुजफ्फरनगर में ही दे देते। वहां का देख, कोई दिलशाद पहलवान नाम के थे, उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने तो टिकट मांगी, मुझको टिकट देते, देखिए कैसा ना मिलता, मुस्लिमों को वोट मिलता। दिलशाद मेरे मित्र हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। कुछ बात उनकी ठीक है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि मुझे वोट दी थी 19 में। अगर मैं सारी वोट जोड़ता हूँ तो ठीक ठाक वोट थी, और इस बार उससे ज़्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े थे मैंने उन्हें भी बुलाया और कुछ नए लोग बुलाया। तो एक मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। वो भी थक गए शायद, ये वोट बैंक की राजनीति में तुम्हें पीसा जा रहा है। शायद ये वोट बैंक की राजनीति का परिणाम है कि चलो हम तो नहीं देते, पर उन्होंने भी देने बंद कर दिए। 6 सीट है मुजफ्फरनगर में, 40% मुस्लिम है। चलो हमने तो नहीं दिया, मैं मानता हूँ, चाहे कारण कुछ भी रहे हो, बार बार मैं क्या बताऊँ, लेकिन उन्होंने भी एक भी टिकट नहीं दिया। तो भाई की पहलवान की पीड़ा बिल्कुल जायज़ है। हम तो थे ही, जैसे नहीं देते थे उनने भी देने बंद कर दिए। मिलने चाहिए टिकट, और परिवर्तन होना शुरू हो लिया। ये सावधान हो जा, जो पार्टी मुस्लिमों की राजनीति करती रही पिछमेंट की, वो एक बात से बस सावधान हो जाए कि मैं बदलाव लगातार होता हुआ देख रहा हूँ। मुझे उम्मीद वाकई है कि इस बार कितनी भी परसेंट हो तो चुनाव का आंदोलन, लेकिन कुछ परसेंट मुस्लिम वोट हमें मिलेंगे, विकास के नाम पे मिलेंगे और इस शांति के नाम पे मिलेंगे। जो है शांति उस समय थी, उससे वो भी तो पीड़ित थे, प्रभावित थे, तो हमें वोट इस बार मिलेंगे। वोट मिलेगा क्या? अगली बार टिकट मिलेगी मुस्लिमों को? देखिए, अगर वोट मिलने शुरू होंगे तो टिकट भी मिलने शुरू होंगे। एक शिकायत उनकी ये भी थी कि संजीव बालियान हो, चाहे यहाँ पे जो सदर से विधायक हैं कपिल देव अग्रवाल, वो उनके इलाके में नहीं जाते। सड़क टूटी हुई है वो कह रहे हैं, हम शिकायत करते हैं, लोग, आप लोग देखने भी नहीं जाते उस इलाके में, आप वोट मांगने भी नहीं जाते, ऐसा क्यों है? नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो मुसलमानों के गांव में वोट, खड़ा पार तो खैर नहीं जा पाया, लेकिन मैं मुसलमानों के गांव में वोट मांगने जाता हूँ। मैं खूब गया हूँ और इस बार भी जा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं जा रहा। महत्वपूर्ण मार्ग की जिम्मेदारी मेरी है। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार जनता एक बात नहीं समझती कि नगर पालिका और ये जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं। गलियों की जिम्मेदारी उनकी ज़्यादा होती है, सांसद की बड़ी बड़ी सड़कों की होती है। हो सकता है कुछ गलियाँ टूट रही हों, मेरे पास खूब लोग आते हैं, ऐसा नहीं खड़ा पार से। और ऐसी बात है तो मैं खड़ा पार में वोट मांगने भी जाऊँगा। मैं आपने कह दिया दे रहा जाऊँगा, गाँव में तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन शहर में खड़ा पार हमारा मेन मुस्लिम इलाका है, मैं खड़ा पार में वोट मांगने जाऊँगा। और कुछ लोग हैं जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो मुझे कहें आओ, ऐसा नहीं, खूब बढ़िया। और वाकई भाईचारा है, कहीं मेरे ज़िले में मुझे तनाव नहीं दिखता। खूब आपस में सब, किसी जाति का जाति से विवाद नहीं, किसी धर्म का धर्म से विवाद नहीं। यही भाईचारा वे दिल्ली में बनाना चाह रहे, अपने यहाँ बना लिया भाई। अब क्योंकि आपके साथ बैठे हैं, थोड़ा टिकैत परिवार की बात भी कर लेते हैं। हाल ही में आप नरेश टिकैत जी से मिलने गए और उसके बाद बड़ी चर्चाएं हुई, क्या हुआ उस मीटिंग में, क्या बातचीत हुई? क्या आपने चुनाव में समर्थन मांगा उनसे? नहीं, मैंने कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। टिकैत साहब का ऑपरेशन हुआ था, एक मेरे खाप चौधरी भी हैं, डबल रोल है उनका, किसान नेता भी और खाप चौधरी भी हैं। दोनों मुद्दे अलग अलग होते हैं। किसी नाते के तौर पे हमारे खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, सारी काम करेंगे। मैं खाप चौधरी के नाते मैं उस खाप का सदस्य हूँ, तो हमारे रिश्ते दूसरे हैं। और शायद ही कोई 3 महीने हुए होंगे इन 8 सालों में, जब मैं हर 2-3 महीने में सिसोली नहीं गया। चौधरी साहब का, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का जन्मदिन हो या उनकी पुण्यतिथि हो, संजीव बालियान नहीं पहुँचता। हाँ, जब चुनाव आवे तो चुनाव के टाइम पर जरूर किसी पार्टी का कद्दा नेता आ जा, लेकिन वो नेता फिर अगले चुनाव में ही आवे, बीच में नहीं आते। मैं उनमें से हूँ जो एक भाईचारा, मान लो गांव गवांड की हमारे परंपरा रही हैं, उनके पास जाता हूँ। कोई राजनीतिक बात मैंने उनसे नहीं की, सिर्फ उनका स्वास्थ्य लाभ के लिए। अगर जाएंगे तो आशीर्वाद बड़े हैं जो परिवार के देते ही हैं, लेकिन मैंने कोई राजनीतिक बात मेरी उनकी नहीं हुई। राकेश टिकैत से कोई मुलाकात, कोई बातचीत हुई? क्योंकि वो खुलकर इस बार नहीं बता रहे हैं किसको वोट देना है, किसके साथ वो हैं या नहीं हैं। नहीं, कई दिनों से मुलाकात नहीं, चूँकि एक तो मैं भी चुनाव में बिजी हूँ और वो भी बाहर ज़्यादा घूम रहे हैं। लेकिन ये मुलाकात ना होना इस बात का नहीं है कि हमारे संबंध खराब है। हमारे बहुत बढ़िया संबंध है, बहुत बढ़िया प्यार है, और वो हमेशा रहेगा। राजनीतिक मतभेद थे, हैं और शायद चलते रहे, उसकी कोई बात नहीं। उनका काम किसान की आवाज़ उठाना है, हमें सरकार में रह के किसान के लिए कुछ करना है। दोनों के अलग अलग रोल हैं। समय नहीं मिल रहा, जिस दिन समय मिलेगा, यहाँ दोनों होंगे मुझे, फिर हम खूब मिलेंगे, बात करेंगे। आखिरी बार बात कब हुई? काफ़ी दिन हो गए।
वोट मांगने जाऊंगा अभी जिस दिन मुझे फोन आएंगे उनकी वोट बुढ़ाना विधानसभा प्रत्याशी लड़ रहा है तो उनकी वहाँ वोट है तो चौधरी साहब की वोट मांग का आऊँगा मैं आपके कुछ पुराने इंटरव्यूज देख रहा था, आपने महेंद्र सिंह टिकैत का बार बार जिक्र किया, हमारे इंटरव्यू में भी आप कर रहे हैं, और चौधरी चरण सिंह जी का भी आप लगातार जिक्र करते रहे हैं अपने पुराने इंटरव्यूज में भी, और हमसे भी आप लगातार कर रहे हैं। और मैंने उन इंटरव्यूज में ये भी देखा कि आपने ये दावेदारी ठोकी कि उनकी जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, उसमें मेरा भी अधिकार है, मेरा भी हक है। कैसे है? इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरे समाज का 100% वोट चौधरी चरण सिंह को गया। लोकदल किसने बनाई? सब लोगों ने मिलकर बनाई। उसके बाद हमारा परिवार भारतीय जनता पार्टी में आया। आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत से समाज के परिवार हैं। चौधरी साहब परिवारवाद के खिलाफ थे, सबको पता है। चौधरी साहब के जीते जी चौधरी अजीत सिंह नहीं आए राजनीति में। वो कहते थे मेरा बेटा इंजीनियर है विदेश में, उसे गाँव नहीं देखा, उसे गाँव का नहीं पता। वो शायद आखिरी मीटिंग में मुलायम सिंह यादव को अपना उत्तराधिकारी बना के गए थे बड़ौद की, जो लोग बताते हैं, मैं तो छोटा था उस समय। अब हम भी चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर राजनीति करते। चौधरी चरण सिंह यहाँ देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। वो एक नेता नहीं, एक मसीहा के तौर पर उनका है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और उनके बारे में अब ये मान लो कि वे उस श्रेणी से ऊपर चले गए, हमारे लिए देवताओं की श्रेणी में। जब हम उनका नाम लेकर राजनीति करने रहे और इस पार्टी को बनाने में इनमें हमारे पुरखों की भी मेहनत और हिम्मत लगी है, तो जब हम उनकी विचारधारा पर राजनीति करना चाहते हैं बीजेपी बैठ के, तो उनकी संपत्ति को रिकादी हो सकते हैं उनके बेटे या पोते। जब वो खुद ही नहीं चाहते थे तो उनकी राजनीतिक विरासत वहाँ क्यों मिले? उस विरासत को बढ़ाने का काम हम भी कर सकते हैं। हम भी उसी समुदाय से आते हैं, हमने भी मेहनत की है। हम आम किसान के, चौधरी चरण सिंह आम किसान के बेटे थे, अजीत सिंह जी प्रधानमंत्री के बेटे थे, जयंत चौधरी मंत्री के बेटे और प्रधानमंत्री के पोते हैं। गांव हमने देखे हैं, किसान की पीड़ा को हम जानते हैं। दिल्ली में बैठ के कहने से नहीं होती बात। कुछ दिन गांव में रहो, चुनाव से अलग भी रहो, चुनाव से अलग भी हमारे बीच में आओ, बिना हेलीकॉप्टर के आओ, गांवों में रहो, देख लो कैसे है। तो हम ऐसे हैं जो जैसे चौधरी चरण सिंह चले थे उसकी सोच वाले, तो हम भी उसके उत्तराधिकारी हैं, क्यों नहीं हो सकते? आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि दिल्ली में रहते हैं, चुनाव में आते हैं, आप जयंत चौधरी का जिक्र कर रहे हैं। कैसे नेता हैं वो आपकी नज़र में? क्या सोचते हैं उनके बारे में? बढ़िया आदमी है। मैं तो अखिलेश का भी जिक्र कर रहा हूँ, लखनऊ रहे, ट्वीट खेल रहे, विदेश घूमता है, 5 साल में देख लो, 5 साल विपक्ष में रहा, कितने दिन जनता के बीच में रहे। मैं सभी की बात कर रहा, किसी की एक पर्टिकुलर बात कर रहा। जयंत चौधरी के बारे में पूछना चाहते हैं आपसे, कैसे नेता लगते हैं? मुझे राजनीति के बारे में तो पता नहीं कैसे नेता है वो तो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। कहीं मिलते हैं तो हमारी बढ़िया दुआ सलाम है, खूब बात होती है, कभी कभी साल 1.5 साल में एक बार मिल जाए। और चूँकि इसी क्षेत्र के हैं तो लाड़ लगाओ तो आपस में सबका रहता है। भाईचारा एक अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है, और बाकी वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं। भाई हम मजदूर हैं, वे जमींदार हैं, हमें तो मजदूरी कर करके हम आगे बढ़े हैं। छोटे किसान कह लो, आप मजदूर कह लो, वे जमींदार हैं, उन पर बड़ी खेती है, थोड़ी थोड़ी कम फसल हो जाएगी तो भी उनका काम चल जाएगा। भाई बड़े जमींदार तो कभी कभी खेत देखने आता है ना, जो छोटा किसान उसे तो रोज़ फावड़ा कंधे पे धर के खेत में जाना पड़े, भाई छोटी सी फसल है खराब ना हो जा, तो वो जमींदार है साहब, हम किसान हैं, फ़र्क है दोनों बात। आप लगातार कुछ ना कुछ कमेंट कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और राजनीति पे उनके आप टिप्पणी नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं पर्सनल रूप में ठीक है, हमारे संबंध अच्छे हैं, जो भी है अच्छे हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, पर राजनीतिक रूप से उनका लगातार स्वागत किया जा रहा है बीजेपी में। आपके ही साथी सांसद प्रवेश वर्मा, उन्होंने जो अमित शाह के साथ मीटिंग हुई उसके बाद कहा कि जयंत के लिए दरवाजे खुले हैं, अभी भी खुले हैं और सरकार बनने के बाद भी खुले हैं। तो ये दोहराव क्यों नजर आता है? देखिए, मैं तो कहूँगा कि मैं इस बात का निर्णय लेने वाला कोई नहीं, इस बात का निर्णय मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष लेगा, मैं कार्यकर्ता हूँ। अब परवेश से उनकी कोई बात हो तो मुझे नहीं पता, परवेश ने कही कैसे, किस उसमें कही, वो परवेश जाने। मेरे लिए तो यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बारे में फैसला लेते हैं, परवेश या मैं नहीं लेते। चुनाव के बाद ज़रूरत पड़ी, कहीं कुछ सीटें कम पड़ गई और तो जयंत की ज़रूरत पड़ी तो जयंत को साथ लेंगे? मेरे से कोई पूछेगा लेंगे या नहीं लेंगे, सच है, मेरे से नहीं पूछने के। आपका एक वीडियो भी फिलहाल हाल में वायरल हुआ, कथित तौर पर उसमें आप ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। क्या है उस वीडियो में, क्या क्लेम है? बिल्कुल फर्जी बातें दोस्त। मैं उस परिवार से छल के आया हूँ। मैं छोटा सा था और मेरे दादाजी बैठे थे, तो मेरी उम्र का ही, मैं शायद मेरी उम्र 13-14 साल रही होगी। मेरे एक साथ थी जो ब्राह्मण परिवार से था, वो आया तो मेरे जो बाबा जी बोलते हैं हमारे गाँव, मेरे बाबा जी ने कहा दादा सिराना बैठ जा। मतलब हमारे यहाँ 14 साल के बच्चे को 80 साल का बुजुर्ग सिराना छोड़ता है इस समाज के लिए। अगर हम किसी का दिल से सम्मान करते हैं तो समाज का करते हैं।
तो मैंने अपने बाबा जी से उस दिन पूछा था, मेरे बाबा ने कहा भाई बेटे इनकी पूजा करा करें, ये ब्राह्मण है, ये नमद शदी, ये दादा बोलते हैं ना, अरण्य शरणा बैठाते हैं। मैं 7.5-8 साल से यहाँ सांसद हूँ। अगर मैं किसी के लिए सबसे तेज़ी से खड़ा होता हूँ तो इस समाज के लिए, चूँकि मैं परंपराओं से सीखी। मॉडर्न ज़माने में शायद लोग ना माने, मैं मॉडर्न नहीं हूँ। मैं गांव में पैदा हुआ, 8वीं तक गांव में पढ़ के आया, 10वीं यहाँ से गई थे, तो मैं उन्हीं परंपराओं को लेकर आगे बढ़ता हूँ। तो ये सब फर्जी बातें चुनाव के टाइम में कही जाती है उस करने के लिए, और कुछ नहीं सर इसमें। क्योंकि हम पश्चिमी यूपी में हैं, गन्ना बेल्ट इसे कहा जाता है, तो थोड़ा गन्ना किसानों की बात भी कर लेते हैं। गन्ना किसान लगातार नाराज दिखते हैं, ऐसी खबरें भी आती हैं, और हम जब बातचीत करते हैं तो उसमें भी नज़र आता है वो नाराज़गी दिखती है। उसका कारण बड़ा ये है कि मूल्य है SAP उसमें मात्र 35 रुपये बढ़े। पहले तो शुरुआत में 10 रुपये बढ़े और अभी हाल में 25 रुपये बढ़े। और गन्ना किसानों का कहना है इससे ज़्यादा तो हमारा जो खर्चा आता है, लागत आती है, वो बढ़ चुकी है, और वो उनकी डिमांड भी 425 रुपये करने की है SAP। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, किसान की बात काफ़ी हद तक ठीक है कि जिस अनुपात में उसे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। पूरे देश की समस्या है, और आज़ादी के बाद से समस्या। इसे सरकारों में मत बांटो भाई। अगर सरकारों में बांटते तो किसान खुशहाल होता। ज़्यादातर राज तो इन्हीं लोगों ने किया। भाई ज़्यादातर राज किसने किया इस देश पे? कांग्रेस ने। इनने। पर हिसाब तो सर 5 साल का मांगा जाता है। बिल्कुल दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ दोस्त। मैं भी चाहता हूँ कि कम से कम हम जो देश में और बाकी राज्य हैं उनके बराबर होते। मेरी रही भी 360 रुपये पंजाब का रेट है, हरियाणा का भी इतना ही है, 362 रुपये शायद हरियाणा का है, और हमारा 350 है। हम 12 रुपये पीछे हैं। मैं भी चाहता था हम किसी से पीछे ना रहें। मैंने बहुत प्रयास किया जितना देखो मेरे में था। बीच का दौर ऐसा रहा कि इंटरनेशनल मार्केट में 22,000 करोड़ का छोड़ के गया था अखिलेश यादव पेमेंट। जब गया छोड़ के 17 में 22,000 करोड़ का गन्ना किसान का पेमेंट बकाया था। राज शुगर इंपोर्ट हुई, अब तो हम एक्सपोर्ट करने लगे। 60 लाख चीनी एक्सपोर्ट की पिछले साल। इथेनॉल के बाद कुछ और पर देखो, हम चीनी ज़्यादा पैदा करते हैं। मैं भी चाहता हूँ किसान के बढ़े, और मैं लगातार इस लड़ाई को लड़ता रहूँ। पर ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे भाई। मैंने भी जानूँ, इन्हें तो शुगर मिल बेची, शुगर मिल बेची हैं। मार्च में शुगर मिल बंद हो जाती, किसानों का गन्ना खड़ा रहता जून तक। ये तो ऐसे लोग हैं। इसी अखिलेश यादव ने ब्याज समाप्त जो हुआ है किसान का लेट पेमेंट पे, अखिलेश यादव के गवर्नमेंट की सरकार में आदेश हुए थे कि ब्याज नहीं दिया जाएगा। आज ये हो सके किसान हितैषी बने। अब पता नहीं उस समय क्या थे। अखिलेश यादव का हृदय में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया कि वो 2017 के बाद किसान प्रेमी बन गया। 2017 तक किसान उसकी डायरी में कहीं था नहीं। किसान तो शिकायत करते हैं कि 14 दिन में पेमेंट, और या उसके बाद जो ब्याज देने की बात है वो तो अभी भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। नहीं हो ठीक, बिल्कुल सच कह रहे हैं, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। मेरे ज़िले में 8 शुगर मिल है, 7 टाइम पर पेमेंट करती हैं। एक शुगर मिल है भसाना है। उत्तर प्रदेश में 25% के करीब शुगर मिल अभी भी ऐसी बची हुई हैं कि जो समय पे पेमेंट नहीं करनी। जो होना चाहिए, जो होना चाहिए, जिसका समाधान हमें करना चाहिए। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा। इन 25% का भी समाधान कोई भी हो, हमारा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी। ये वायदा नहीं है दोस्त, ये 1968 का शुगर कैन एक्ट है। दुर्भाग्य से कोई भी सरकार आज तक इसको पूरी तरह से लागू नहीं करवा पाई। और मेरा काम आवाज़ उठाना है, अपनी सरकार में भी उठाता हूँ, उठाऊँगा। इस बात को उठा रहा हूँ भाई। सारी बात मेरी मान ले तो नहीं मैं कहता, पर जो बात सही है वो कहूँगा। हमें इस 25% शुगर मिल का भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। बार बार कहा, नहीं कर पाए भाई, लेकिन प्रयास करेंगे और करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? धरने में बैठना पड़ा तो बैठेंगे। मैं तो पहले भी बैठा, मेरे यहाँ तितावी शुगर मिल थी, अखिलेश का राज था। 200 अपनी सरकार के खिलाफ आप कह रहे हैं कि अभी आप अपनी सरकार में भी मांग करते रहते हो, मांग करते रहे। मैंने तो मुझसे कहा, योगी जी मेरठ भी थे, मुझे उठने थे, किसी से पूछ लियो। मैं हाई कोर्ट की बेंच भी मन से मांगता हूँ। मैं गन्ने का रेट भी मन से कहता हूँ बढ़ाओ। मैंने बिजली के रेट जो कम हुए हैं, अब धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री महोदय को कि 4 साल बाद करे, कर तो दिए। मैं ये 3 बातें, ऐसी कोई मुख्यमंत्री की मीटिंग नहीं पश्चिम में जो मैंने ना कहा हो कि हाई कोर्ट की बेंच हमें चाहिए, बस दे दो, गन्ने का रेट बढ़ा दो, और बिजली के बिल भाई बहुत ज़्यादा है 12 के, वे हमारे कम कर दो। 3 मुख्य बात रही हैं। जब किसानों से हम बातचीत करते हैं, बड़ा किसान आंदोलन हमने देखा, तो सबसे प्रमुख बात निकल के आती है वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य की, MSP की। वो कहते हैं कि ये, उनको ऐसा लगता है ये खत्म हो जाएगा। आपका इस पर क्या सोच रहे हैं MSP पर? MSP पे खरीद बढ़ी, खत्म नहीं होगी। कल भी बजट में 2,37,000 करोड़ का प्रावधान है जो मैंने देखा था। चूंकि मैं बजट क्षेत्र में था तो शाम को ही देख पाया। जब मैं कृषि राज्य मंत्री बना तो 21,000 करोड़ का बजट था कृषि मंत्रालय का। 2014 में कृषि राज्य मंत्री था। शायद इस बार बजट में 1,37,000 करोड़ या 1,32,000 करोड़ के करीब है। 21,000 से इतना बढ़ा है पिछले 7-8 साल में।
तो ऐसा नहीं कि किसान सरकार की प्रायोरिटी में कहीं नहीं है। एमएसपी को लेकर एक पॉलिसी पूरे देश में बनी। हाँ, एमएसपी को लेकर खरीद में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन आज भी देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है, वाकई ऐसा है कि जहाँ एमएसपी को पे भाव उन्हें नहीं मिल पा रहा। जी, आंकड़े बताते हैं कि मात्र 6% ऐसे किसान हैं जिनको एमएसपी पर जिनका जो धान है या सामान है, जो 22 फसलें हैं वो खरीदी जाती हैं, सिर्फ मात्र 6%। इसके लिए क्या किया जाए? नहीं, इसके लिए मैकेनिज्म होना चाहिए कुछ ना कुछ। देखिए, सरकार सब कुछ नहीं खरीद सकती है, सबको पता। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सबको पता किसी की बन जाओ, अब झूठ वादे करके मेरे पे झूठ थोड़ा कम बोला जा, क्योंकि कल परसों फिर आप अगले 4-6 महीने में आओगे, फिर पकड़ लोगे, तो मैं झूठ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं भी चाहता हूँ कि कोई सा मैकेनिज्म सिस्टम तैयार हो कि किसान को अपनी उपज एमएसपी से नीचे ना बेचनी पड़े। वाकई ऐसा इस देश में होना चाहिए। अगर किसान को खुशहाल बनाना तो ये एमएसपी खरीद तो बढ़ेगी, किसान सम्मान निधि भी चलेगी, बजट भी बढ़ गया। इस काम को भी हमें किसी न किसी तरह से करना है। किसान आंदोलन की बात हम कर रहे थे। लंबा आंदोलन चला और जिसका प्रभाव पश्चिमी यूपी में भी काफ़ी दिखा। आपके लोग भी तमाम शामिल हुए उसमें, और उसके बाद फिर ये आप लोग लगातार इस बिल के बारे में लगातार प्रचार कर रहे थे, बता रहे थे, कन्विंस कर रहे थे लोगों को कि बिल में कोई खामी नहीं है, सब ठीक है। आप तो खास तौर पर मुखर होके लगातार आप लोगों को समझा रहे थे। उसके बाद ये बिल वापस ले लिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और जनता से, किसानों से माफ़ी मांगते हैं कि हम आपको समझा नहीं पाए या जो भी कमियां रहीं, और उन्होंने बिल वापस ले लिया। अब चुनाव है, इसका क्या असर देखते हैं आप चुनाव पर? क्या इससे कुछ नुकसान होगा? देखिए, अब तो ये मुद्दा तो करीब करीब समाप्त है। अब तो इस मुद्दे को विपक्षी दल ही उठाते हैं, और क्योंकि उनके पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, 5 साल में ढंग के काम हुए, तो वही ज़्यादा उठाते हैं। अब तो असर इतना दिखाई नहीं देता, लेकिन एक इसका आंदोलन का असर एक ज़रूर हुआ है कि किसान अपनी आवाज़ को मुखर होकर उठाने लगा हर मुद्दे पर। इस आंदोलन का एक असर ये जरूर देश में है, और विशेषकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कि किसान अपनी आवाज़ को मुखर होकर उठाने लगा, वो हर इशू पे बात करने लगा। और ये सच है, हम समझा नहीं पाए, कितने भी बढ़िया थे पर समझा नहीं पाए। जिसके लिए थे उसकी समझ में नहीं आई, तो फेल तो हम हैं। ये सच है, हम फेल हैं, इसमें हम फेल हुए, हम समझाए। क्योंकि इस देश में परसेप्शन जो चल जाए भाई, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। जो एक बार दिमाग में बैठ गई, कैसे कर लो, किसी के दिमाग में तो नहीं काट सकते। और भाई, किसान को तो एक बात है, समझाना बड़ा मुश्किल काम है। इन्हें तो भकाया जा, भका लें भाई कुछ लोग आगे, जैसा भी है उनकी इच्छा, भाई उनका आदेश, उनकी सरकार, हम तो उन्हीं के रहमो करम से हैं, तो हम समझा नहीं पाए। लेकिन किसान एक मुद्दा जरूर हो गया अब देश में। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर आपकी सरकार आती है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है 2022 में, तो पश्चिमी यूपी के लिए और मुजफ्फरनगर के सांसद होने के नाते आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस क्षेत्र के लिए? सरकार की क्या प्राथमिकता है? मेरी प्राथमिकता और सरकार की प्राथमिकता में अंतर हो सकता है, क्योंकि सरकार लखनऊ से चलेगी, मैं सांसद हूँ और दिल्ली में मंत्री हूँ। तो एक तो RRTS मेरठ तक आई है, इस RRTS को मैं खींच के मुजफ्फरनगर तक लाना चाहता हूँ। हम भी NCR का पार्ट हैं, जहाँ आप बैठे हैं, तो मेरठ तक तो आ गई, इसे भाई मुजफ्फरनगर तक भेज दो। एक यहाँ एक बनाया था उत्तर प्रदेश को लेके, यहाँ मात्र 12 मेडिकल कॉलेज थे उत्तर प्रदेश में, शायद आज 40 से ऊपर बन गए हैं। हमारे ज़िले में नहीं बन पाया सरकारी मेडिकल। वो एक पॉलिसी बना दी थी कि जहाँ प्राइवेट है वहाँ सरकारी नहीं, हमारे यहाँ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो इस पॉलिसी को तोड़वाऊंगा और सरकारी मेडिकल कॉलेज की बाकी हमारे यहाँ आवश्यकता है। कई बार ये उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के साथ नाइंसाफ़ी होती है दोस्त। मैं दिल्ली में भी ये बात उठाता हूँ, एम्स आएंगे, हर प्रदेश में एक एम्स बनेगा, उत्तराखंड में भी एक बनेगा, अरुणाचल में एक बनेगा, 10 लाख की आबादी पर भी एक बनेगा, और 25 करोड़ की आबादी पर भी एक बनेगा। तो उत्तर प्रदेश कई मामलों में ये उत्तर प्रदेश के नेता मेरा साथ नहीं देते, इन्हें साथ नहीं देता। सभी को साथ देना चाहिए इस मामले में। भाई, हम आबादी के हिसाब से क्यों ना मिला मैं? आप खुद बताओ इस बात को। कोई भी मुद्दा होगा, इतनी IIT बना रही है केंद्र, एक दे दो और प्रदेश को। ये जो एक देने का खेल है ना, इसमें हम बहुत पिछड़ जाए उत्तर प्रदेश वाले। हम 25 करोड़ आबादी लिए बैठे हैं, हमें एक मत दो, हमारी आबादी के अनुपात में मिले। हमें इस बात को दिल्ली में सबको उठानी चाहिए। मैं तो उठाता ही हूँ, पर मेरे साथ और लगे तो हम इस बात को बेहतर उठाएंगे। और उससे हमारे बहुत नुकसान हो रहा है एज ए स्टेट। हमारा स्टेट पिछड़ता है इन बातों से। हम सबको, अगर बड़ा स्टेट है तो इस बात को उठाना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जो मुझे करने आगे। तो ये थे संजीव बालियान। आपने पूरी बातचीत सुनी, हमारे सभी सवालों के जवाब दिए संजीव जी ने। ये बातचीत आपको कैसी लगी, ये उनके जवाब आपको कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स पे लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। शुक्रिया सर। धन्यवाद।